बहुत अच्छा है, ये आपका नया प्रयोग आपने किया विदिशा जैसे छोटे शहर में। हाँ, इस तरह का जो आपने प्रयोग किया, आप बधाई के पात्र है। एक नई शुरुआत आपने। अपने विदिशा के जनप्रतिनिधियों का बहुत जम के विरोध हो रहा है और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं विदिशा के पार्षदों ने विरोध कर रहे हैं, अभी धरने पे बैठे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अभिषेक जी, ये बहुत दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। विदिशा के सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे दुख है कि मेरी राय ठीक नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ, जो बात है ऐसी कौन सी बात जो हो गई है वो आप याद नहीं करना चाह रहे? देखिए राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम है। हाँ। राजनीति बड़ा कंटक मतलब बड़ा कांटों से भरा हुआ रास्ता है। ये विदिशा का कौन सा ऐसा सबसे गंभीर मुद्दा है जो आप उठाना चाहते देखिए मुद्दे हर दौर में बदलते रहते हैं। हैं? हाँ, आपको राजनीति में सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? तो आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं भविष्य में ये इसके सुधरने? अभी तो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता कि इसमें क्या सुधार होगा भी कि नहीं होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तो सुधार की गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अगर आप विदिशा के विधायक होते तो आप विदिशा की किन समस्याओं पर सबसे ज्यादा जोर देते? विधानसभा चुनाव के दौरान आपका विधायक प्रत्याशी के तौर पे नाम तो आता है, पर आते आते कहाँ चला जाता है? नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और आज हमारे एसपी स्टूडियो में हैं विदिशा के एक बहुत ही चर्चित समाजसेवी, एक अच्छे सफल व्यापारी हमारे बीच में, विदिशा की राजनीति के बहुत ही शानदार व्यक्ति मनोज कटारे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और आप कैसा लगा हमारा एक छोटा सा स्टूडियो? बहुत अच्छा है, ये आपका नया प्रयोग आपने किया विदिशा जैसे छोटे शहर में। हाँ इस तरह का जो आपने प्रयोग किया, आप बधाई के पात्र है। एक नई शुरुआत आपने विदिशा में। जी जी। और ऐसे विदिशा में चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। हर चौक चौराहों पर हम जाते हैं तो देखते हैं वहां पे अपने विदिशा के जनप्रतिनिधियों का बहुत जम के विरोध हो रहा है और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं विदिशा के पार्षदों ने विरोध कर रहे हैं, अभी धरने पे बैठे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अभिषेक जी, ये बहुत दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। स्वाभाविक रूप से विदिशा के चौक चौराहों पर आपने ये कहा विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता की जो अपेक्षाएं हैं जनप्रतिनिधियों से, वो अपेक्षाओं पर जब जनता हमारे जनप्रतिनिधि खड़े नहीं उतरते और लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से विरोध होता है। और इस समय थोड़ी अराजकता हमारे विदिशा में दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नगर पालिका का एपिसोड चल रहा है, सारे अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। आजकल लोकल इलेक्ट्रॉनिक चैनल बहुत हो गए हैं, उनमें भी सुर्खियों में है। कभी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की बात आती है, पूरे पार्षद हटाने के लिए पहुंच जाते हैं, किसके दबाव में जाते हैं हाँ। ये पता नहीं। इसके बाद फिर क्या गठबंधन हो जाता है कि फिर नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे जिम्मेदार लोग साथ घूमने लगते हैं। पार्षद अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस करते हैं और कुछ पार्षद फिर साथ हो जाते हैं और फिर इसके बाद कुछ पार्षद सड़क पर उतर आते हैं, विरोध करने लगते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा जो घटनाक्रम है ये ठीक नहीं है विदिशा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। इसके कारण विकास कार्य पूरे हमारे प्रभावित हो रहे हैं विदिशा शहर में। आज हम जब कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं, स्वाभाविक रूप से वहां देखते हैं चकाचक सड़कें बनी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, अतिक्रमण है नहीं, धूल है नहीं, गंदगी है नहीं और बड़ा अनुशासित दिखाई देता है। दूसरा शहर विकसित दिखाई देता है। और जब हम अपने विदिशा की तुलना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी दुख है। जो जनमानस को तकलीफ है, कोई तकलीफ मुझे भी है विदिशा का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। इसलिए कहीं ना कहीं हम खड़े नहीं उतर पा रहे जनता की अपेक्षाओं पर। इसलिए जनता के अंदर ये जो तकलीफ है, ये जो गुस्सा है, मैं नहीं समझता कि वो ना जाए, वो जाए। बिल्कुल जायज है वो। और आप राजनीति में अभी सक्रिय हुए हैं या फिर पहले से ही? मैं बहुत कम उम्र से, तो स्कूल में भी मैं छात्र राजनीति करता था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं सागर विश्वविद्यालय मेरी ग्रेजुएशन हुई है, वहां भी मैं छात्र राजनीति में था। और सागर में हमारा पूरा परिवार बोलता है कांग्रेसी था। छात्र राजनीति जब मैं सागर विश्वविद्यालय में कर रहा था उस समय 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुए, छात्रों ने आंदोलन किए सरकार के खिलाफ। उस समय जनता दल की सरकार होती थी, बीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए, राम मंदिर मुद्दा भी उस समय आया, छात्रों के आरक्षण वाला मुद्दा आया। तो मैं उस समय मेरा विचारधारा एकदम चेंज हुई और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया। और मैं 1992 से 1991 में जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार चुनाव लड़े लोकसभा का और उपचुनाव हुआ था, हमारे अटल जी ने इस्तीफा दिया था, तब से मैं सक्रिय राजनीति में। अच्छा, और आप विदिशा के सबसे गंभीर मुद्दा क्या मानते हैं? विदिशा का कौन सा ऐसा सबसे गंभीर मुद्दा है जो आप? देखिए मुद्दे हर दौर में बदलते रहते हैं। हाँ। आज की अगर हम बात करें, जो आपने पहले सवाल किया था, आज विदिशा की जनता सड़क मांग रही है।
हाँ। आज विदिशा की जनता धूल मुक्त शहर मांग रही है। आज विदिशा की जनता नालियां साफ मांग रही है। आज विदिशा की जनता आधारभूत जो हमारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, ये सारी चीजों को मांग रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज की जो समस्या है विदिशा में, आज सड़कों का बहुत बुरा हाल है। पहली प्राथमिकता जो होना चाहिए आज विदिशा शहर की, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि विकास का जो मापदंड है वो सड़कों का निर्माण होता है। विकास का जो फंडामेंटल है वो सड़कों का मापदंड, सड़कों का निर्माण होता है। और उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत हालात खराब है हमारे शहर के। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे जनप्रतिनिधि भी स्वीकार कर रहे हैं, पूरी जनता भी कह रही है। आपने भी ये कहा किसी भी चौक चौराहे पर खड़े होते हैं तो लोग बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं, ये उसी का पार्ट है ये। तो आप क्या संभावनाएं देख रहे हैं भविष्य में ये इसके सुधार? अभी तो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता कि इसमें क्या सुधार होगा भी कि नहीं होगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तो सुधार की गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस पे कुछ कहा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो एक बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे। जो हमारी बड़ी एजेंसी, चाहे हम प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान जी भारत सरकार में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, वो आपको फंड ला करके दे सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नीचे की इकाइयां होती हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे जनपद हो, चाहे पंचायत हो, इनको विकास करना है। लेकिन इनमें अगर अंतर्द्वंद होगा, इनके साथ ये अगर सही रास्ते पर नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से विकास प्रभावित होगा। शिवराज सिंह चौहान जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा बहुत चर्चाओं में है विदिशा की हर गली में कि भाई विदिशा विधानसभा चुनाव के दौरान आपका विधायक प्रत्याशी के तौर पे नाम तो आता है, पर आते आते कहाँ चला जाता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से विधानसभा चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, 3 4 5 लोग टिकट मांगते हैं। हाँ। अब मेरी जो कार्यशैली होगी उसके आधार पर जनता में ये विषय उठ करके आता है कि आपका टिकट हो गया, हो रहा है। लेकिन चूंकि टिकट पार्टी तय करनी है और पार्टी में उस समय किस दौर में किसकी चल जाए, तो जिस दौर में जिसकी चल जाती वो अपने किसी प्रिय को टिकट दे देते। इस बात को स्वीकारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मेरा टिकट कट जाता। 2013 में मेरा सबसे पहले टिकट हुआ था। आदरणीय सुषमा जी हमारी सांसद थी, उन्होंने मुझसे कहा था आपको चुनाव लड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री उस समय शिवराज जी थे, उन्होंने मुझसे कहा था चुनाव लड़ना है। फिर यहाँ के स्थानीय कुछ नेताओं में जो भी घटनाक्रम हुआ उन्होंने विरोध किया मेरा, और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी को खुद को लड़ना पड़ा था विदिशा से चुनाव। शिवराज जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। अच्छा। बुधनी से भी लड़े और विदिशा से भी लड़े। विदिशा से भी जीते, बुधनी भी जीते। फिर उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया। फिर इसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में फिर अब मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्या घटनाक्रम हुआ वो सब कुछ जो हुआ मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ। इसलिए मेरी कार्यशैली के आधार पर लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इनका टिकट होना चाहिए, और नहीं हो पाता। मैंने आपसे कहा कि जिस दौर में जिसकी चलती है तो उसके विचारधारा किसके प्रति, उसका साफ कार्नर किसके प्रति है, उसको टिकट मिल जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ, जो बात है ऐसी कौन सी बात जो हो गई है वो आप याद नहीं करना चाह रहे? देखिए, राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम है। हाँ। राजनीति बड़ा कंटक, मतलब बड़ा कांटों से भरा हुआ रास्ता है। यहाँ पर बहुत दिक्कतें सामने आती है राजनीति में। अब वो चूंकि मैं अगर उसको एक्सपोज करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखा जाए। इसलिए मैंने कहा कि उस बात को मैं भूल जाना चाहता हूँ और उस बात को यही खत्म करना, क्योंकि टिकट हर विधानसभा 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश, हर विधानसभा में 2 3 4 लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक का होता है। तो बाकी लोगों के साथ उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और फिर बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। तो वो घटनाक्रम एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उसको खत्म कर देना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुन ले। हमने जैसे वीडियो डाला था तो उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई अगले विधानसभा चुनाव में हम मनोज कटारिया जी को देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ना, मेरी कार्यशैली के आधार पर लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है भगवान का और जनता का। लोग मुझे ये पसंद करते हैं कि मुझे विधायक होना चाहिए। मैं हो नहीं पाता हूँ ये अलग विषय है, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं हो सकता कि जनता ये कहे कि मुझे विधायक होना चाहिए। और कोई विधायक है ऑलरेडी, उसके बाद कोई ये कहे कि आपको होना चाहिए और हमारी पार्टी का कोई विधायक है, और उसके बाद अगर कोई ये कहे तो मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। जनता का बहुत बड़ा स्नेह और आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर की ये भी कृपा है कि मुझे ईश्वर ने उस रास्ते पर चला रहा है भगवान, कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वहां पर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं ये अपनी तरफ से कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, ये भगवान की कृपा है। सही। और आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं, तो राजनीति में आने के बाद ऐसा हुआ है कि कहीं आपके व्यापार में कुछ नुकसान हुआ हो या फायदा हुआ हो?
नहीं, इसका राजनीति से व्यापार के फायदे और नुकसान का कोई विषय नहीं आता है। हाँ। ये तो आपके विवेक पर, आपकी कार्यशैली पर, आपके जीवन में अनुशासन पर निर्भर करता है कि जो व्यापार आप कर रहे हैं उसका और राजनीति का और समाज सेवा का आप कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएंगे। तो इसलिए मैंने सबको बहुत डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपने जीवन में स्वीकार किया। और व्यापार अपनी जगह है, व्यापार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना नुकसान है ना फायदा है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मेरे लगभग 5-6 व्यापार हैं। हाँ। तो वो सारे व्यापार मेरे बहुत अनुशासित तरीके से चल रहे हैं। राजनीति से उसमें ना नफा है ना नुकसान है। व्यापार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ऐसा हमने सुनने में आया कि आपका बजाज शोरूम था, तो क्या कारण रहा उसको आपने? कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, जैसे बजाज शोरूम, मेरा व्यापार जो था वो किसी कंपनी की एजेंसी थी। हाँ। बजाज ऑटो लिमिटेड जो एक दुनिया की बड़ी दुबैया वाहन कंपनी में उसका डीलर था। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा सामंजस्य कंपनी से नहीं बैठ पा, जितनी सेल बढ़ना चाहिए दूसरी कंपनियों की तुलना उतनी सेल बढ़ नहीं रही और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे एडजस्टमेंट नहीं हुआ और हमको अचानक व्यापार बंद करना पड़ा। फिर उस समय एक शून्य पैदा हो गया कि अब क्या करें, इतना बड़ा व्यापार बंद कर तो दिया। फिर हमारे जो बहुत इष्ट मित्र हैं, अपने आत्मीय लोगों, उनसे बैठकर चर्चा हुई। उस समय कोरोना का काल निकला था। 2021 में हमारी डीलरशिप बंद हुई और 2021 में कोरोना दोबारा आया था 20 के बाद। तो उस समय लगा कि हॉस्पिटल का एक ऐसा व्यापार है कि जिसमें हम सेवा भी कर सकते हैं। मेरे स्वभाव में समाज सेवा बहुत, मुझे लगता है अंदर से कि हमको गरीबों की सेवा करना चाहिए, पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहिए। तो अस्पताल के माध्यम से मुझे लगा कि मैं इसके माध्यम से बहुत सेवा कर सकता हूँ। मैंने अस्पताल खोला और भगवान की कृपा से जो व्यापार में जो मुझे आमदनी होना चाहिए वो उतनी आमदनी हो रही है और मैं बहुत सेवा भी कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी हमने हाल में देखा है, आपने फेसबुक के माध्यम से आपने जानकारी दी थी, आप किसी गांव में किसी बच्ची की मदद कर रहे हैं और उसको कुछ ऐसे कम से कम 100-200 केस हैं मेरे सामने। जब कभी किसी कोई पीड़ित मानवता, कोई बुजुर्ग हो, कोई नौजवान हो या कोई बच्चे अनाथ हो गए हो, किसी के भी साथ, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के बुजुर्ग हैं तो वो उनके संतान नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोगों की सेवा करने का मैं काम कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी घटनाक्रम आता है, अखबार में एक दिन मैंने ये समाचार पढ़ा कि एक पति पत्नी प्रजापति जवान थे, 35 साल का पुरुष था, 38-40 साल के होंगे, उसकी पत्नी दोनों मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट मारे गए। मेरे अंदर जो एक दया भाव है, मैं तत्काल उस गांव में पहुंचा। मैं, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, जो भी आपके जीवन में आवश्यकता होगी मैं सब करूंगा। और मैंने उनको बहुत प्रेम से गले लगाया। देखिए, होता क्या है अभिषेक जी कि आप किसी पर पीठ पर हाथ रख दें, आप किसी संकट में किसी का हौसला बढ़ा दें, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा एक मदद होती है। मदद सिर्फ पैसे की नहीं होती है, मदद सिर्फ संसाधन की नहीं होती। उनके अंदर एक विश्वास जागृत हो गया कि हाँ, कोई है हमारे माँ बाप के जाने के बाद जो हमारी मदद करेगा। तो बच्चों से मैंने ये कहा कि पढ़ाई आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई आप करिए, चूंकि भी आप सब बच्चे हैं, छात्र हैं। तो मैंने उनको किताबें, कॉपी, स्वेटर के कपड़े, इस तरह का जो दे सकता था कुछ कैश पेमेंट मैंने दिया। अब उनके जो चाचा है उन बच्चों का, वो लगातार मेरे संपर्क में रहता है, जो भी उनको आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करता हूँ। ऐसे कई बच्चे, एक बच्चा तो बहुत मारे में कथा है, कहानी है, 2010-11 की बात है। एक बच्चा जिसके दोनों हाथ नहीं है, बाई बर्थ उसके दोनों हाथ नहीं है। मेरे सामने ऐसे सैकड़ों केस है, लेकिन कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण केस है वो सुना रहा था। एक बच्चे ने कक्षा 8 की परीक्षा या कक्षा 5 की परीक्षा पैरों से लिखकर पास की थी। अच्छा। दैनिक भास्कर ने उस समाचार को छापा कि एक बच्चा है, उसके विपत सिंह अहरवार, नटेरन के पास गांव है नखतरा। तो दैनिक भास्कर ने छापा, तो मैंने दैनिक भास्कर के जो ब्यूरो चीफ है त्रिवेदी जी, और त्रिवेदी, मैंने उनसे कहा अपन इसके गाँव चले। हम दोनों उसके गांव गए। उस दिन से लेकर के आज तक लगभग 14-15 साल हो गए। बच्चे को मैंने गोद लिया है, उसकी पढ़ाई में कराता हूँ, उसको हर महीने में पैसे देता हूँ, उसको किताबें दिलाता हूँ, उसको फीस भरवाता हूँ, उसको बस्ता दिलाता हूँ, उसको मैंने लैपटॉप दिलवाया है किसी योजना के तहत। वो पैर से लैपटॉप भी चलाता है, मोबाइल मैंने उसको दिलाया। ऐसे सैकड़ों बच्चे जिनकी मैं फीस भरने का काम करता हूँ। जिसको जिस दौर में जो आवश्यकता हो, मुझे इस बात का बड़ा संतोष है, ईश्वर का मुझ पर बड़ी कृपा है कि मेरे पास महीने में कम से कम 10-20 बच्चे अलग अलग तरीके से, अब गरीब हों, सिर्फ बच्चे ही नहीं, महिलाएं आती हैं बहुत सारी, कोई विधवा हैं या दूसरे तरह के कुछ लोग आते हैं। उनको एक इस बात का भरोसा है कि विदिशा में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पीड़ित मानवता की सेवा करता है। मैं मदद करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसे कई केस है मेरे सामने, कई केस आए जिनमें लोग मदद। तो अभी तक अभी एक दुकान में, पीतलवे चौराहे के पास एक दुकान में आग लग गई पिछले साल। वो 3 भाइयों की दुकान थी, 3 मंजिला।
तो मुझे बहुत दुख हुआ, बेचारे हैंड टू माउथ हो गए, उनके पास खाने को रोटी नहीं। मैं गया, मैंने उनको 50,000 रुपए दिए और मैंने बाइट दी मीडिया पर कि जो भी लोग ऐसे हैं, चाहे व्यापारी हो या इनके समाज के लोग या दूसरे सामाजिक संगठन के लोग, आप आइए, आज एक व्यक्ति अनाथ हो गया, उसको आपकी मदद की आवश्यकता है। और मैं वो बोलने का साहस तब कर पाया जब मैंने 50,000 रुपए दिए। इसके बाद जैन समाज के लोग, रोटरी क्लब के लोग, लायंस क्लब के लोग, दूसरे लोग, उस व्यक्ति के पास कम से कम 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए। उसको ये लगा कि ये पूरा शहर मेरे साथ खड़ा है। एक घटना और, आज अभी पिछले 8 दिन पहले उन्होंने 3 मंजिल दुकान बनाकर फिर से शुरू कर दी। एक आज्ञाराम कॉलोनी में एक मकान में आग लग गई, चतुर्वेदी जी थे, नीचे दुकान थी, ऊपर मकान था। आज से करीब 10 साल पुरानी बात है। तो मैंने, आग लगी, मैं पहुंचा वहां पर, मैंने उनकी देखा, उनकी आंख में आंसू थे, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैंने उनको 25,000 रुपए दिए। मैंने लोगों से अपील की, आप आइए विदिशा, आज एक व्यक्ति अनाथ हो गया, उसकी मदद की आपको जरूरत है। लोग आए, उसके पास करीब 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ था। 3 दिन के अंदर उसके पास 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। हौसला देने वाला, आगे आने वाले कमी है। ऐसे भगवान ने मुझे सैकड़ों ऐसे अवसर दिए हैं जब मैं किसी पीड़ित मानवता के काम आ सका, उन्होंने गरीबों के आंसू पहुंच सके। और मुझे कहते हुए गर्व है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत पुराना। लोग इसको राजनीति से जोड़ते हैं। मैं कहता हूँ भगवान तुम्हारा भला करे, तुम जोड़ो राजनीति से। मैं 2 बातें कहूंगा आपसे। पहले मैं राजनीति की बात करूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं राजनीति के लिए ऐसा करता हूँ, तो मैं ये डंके की चोट पर कहता हूँ, हाँ, मैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा करता हूँ। ठीक, अगर आपको राजनीतिक लाभ लेना है, मैंने किसी को 1 रुपए दिया, आप 2 दीजिए। 25 लोग राजनीति कर रहा है, कोई 4 दीजिए, कोई 5 दीजिए, किसी ना किसी तरह गरीब का भला तो होगा। मैं आपको 1994 का एक किस्सा सुना था, जब राजनीति में मैं बिल्कुल घुटने के बल चल रहा था। आज से 31 साल पुरानी बात। मैं गुलाबगंज से अप डाउन करता था। मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा था, ट्रेन का इंतजार कर रहा। 2 बच्चे बैग में उनके बस्ता टांगे गले पर आगे स्टेशन पर बैठ गए। ठंड का मौसम था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम स्कूल नहीं गए? तो उनकी आंख में आंसू जैसे आ गए। हाँ अंकल, हम नहीं गए, अब जाते ही नहीं, इस घर से जाते। पास में एक गाँव खुजरा, उस खुजरा गाँव के वो रहने वाले थे। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारे पास ड्रेस नहीं है और इसलिए मास्टर, हमारे टीचर हमारे रोज भगा देते हैं। हम घर से आते हैं, यहाँ आगे बैठ जाते हैं, टाइम पूरा हो जाता है, घर पहुंच जाते हैं। मुझे इस बात की इतनी तकलीफ हुई। उस समय सरकार की तरफ से ड्रेस नहीं मिलती थी, ये योजना बाद में आई। मैं तत्काल स्कूल गया। स्कूल में मैंने पूछा, 8वीं तक का स्कूल था, इसमें ऐसे कितने बच्चे जिनके पास ड्रेस नहीं है? तो प्रिंसिपल थोड़ा मूर्ख टाइप का था। उसने कहा आपको क्या लेना देना कटारे साहब? उसने सोचा ये नेतागिरी करने आया। तो मैंने उससे कहा कि मैं ड्रेस दिलवाना चाहता हूँ। ये बात थी करीब 21-20 जनवरी के आसपास की बात थी, 1994। उन्होंने बताया कि 117 बच्चे ऐसे हैं 300 में से जिनके पास ड्रेस नहीं है। मैंने 117 बच्चों को उस समय ड्रेस का कपड़ा लेकर 26 जनवरी को दिया। ये मेरे अंदर वेदना है। लोग सोचते हैं मैं राजनीति कर रहा हूँ। ऐसे मूर्खों और निकम्मों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर कोई पीड़ित आपके सामने खड़ा है, आप सक्षम है, उसकी आंख में आंसू है, अगर आप उसके आंसू नहीं पहुंच सकते तो आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं, आपको एक समाज का जिम्मेदार नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं। ऐसे कई किस्से मेरे जीवन में आए, बहुत सारे किस्से होते, याद नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है किसी गरीब को मैं देखता हूँ। कोई खिलाड़ी खेल में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पैसे नहीं है, ड्रेस नहीं है, कहीं बाहर जा रहा है कोचिंग के लिए, उसके पास पैसा नहीं है, मैं पैसे देता हूँ। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में पिछले 25-30 सालों में जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ, एक भी व्यक्ति को मैंने निराश नहीं किया। एक भी व्यक्ति को, मेरे पास कितने पैसे हैं वो अलग पैसे है, लेकिन मैंने उनकी पूर्ति की है, चाहे वो कैसे भी की हो। मैं आज एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने, अगर मुझे फीस भरना थी, मैं भाई साहब के पास गया, उन्होंने फीस का पैसा नहीं दिया। मुझे किताबें लेना थी, उन्होंने किताब नहीं दिलाई। किसी को स्वेटर लेना थी, मैं कंबल बांटने का काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो करीब 1000 कंबल हर साल में बांटता हूँ। मैं रंगई मंदिर जाता हूँ, मेरी दिनचर्या शुरू होती है रंगई मंदिर से। मैं हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ मंगलवार शनिवार को। वहां पर बहुत सारे गरीब लोग बैठे रहते हैं जो दर्शन करने लोग जा रहे हैं, पैसे मांग, मैं उनको पैसे देता। मैंने ये देखा कि वो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है। तो मैंने ये तय किया कि जितने लोग बैठे हैं उन सबको मैं भोजन कराऊंगा। आज मेरा बेटा आयुष जो है, वो मंगलवार और शनिवार को लगभग 50 लोगों को भोजन कराता है। ऐसे सैकड़ों केस हैं। यहाँ पर बैठूंगा तो 10 घंटे लग जाएंगे आपको पूरे किस्से सुनने। मैं राजनीति भले ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सामाजिक व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग इस बात को, मैंने आपसे कहा कि वो सोचते हैं कि मैं राजनीतिक लाभ लेने करना चाहता हूँ, तो मेरा उनको जवाब है कि हाँ, अगर आपके दिमाग में गंदगी है तो आप ये भी मान लो कि मैं राजनीतिक लाभ लेने करना चाहता हूँ, तो आप भी करिए ना, आपको किसने रोका? मैं अगर किसी के 2 लोगों की मदद करता हूँ, आप 10 लोगों की मदद कीजिए। मैं 4 की करता हूँ, आप 40 की कीजिए। इससे कम से कम गरीबों की मदद तो होगी, किसी गरीब के आंसू तो पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरे अंदर ये भाव है, मैं किसी को देखता हूँ मेरे अंदर बहुत करुणा और वेदना होती है और मैं लोगों की मदद करता हूँ।
आपको राजनीति में सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? राजनीति में आज की तारीख में जिससे करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं उनसे ही मैं प्रेरणा लेता हूँ, और उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया है, जिन्होंने इतिहास बनाया देश के अंदर विकास का, जन कल्याण का, और सारी दुनिया में भारत की छवि को चमकाने का जिन्होंने काम किया। जहां भारत की राजनीति को दुनिया में बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, वहां नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया में भारत के नाम को चमकाने का काम किया। आज भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और अलग अलग एजेंसियों ने यह सर्वे किया है, चाहे वो न्यूयॉर्क की कोई एजेंसी हो, चाहे वाशिंगटन की हो, चाहे वो लंदन की हो, चाहे वो जापान के टोक्यो की हो। अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किए हैं पिछले 11-12 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने। हर एजेंसी में ये निकल करके आया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ। जी, विदिशा के सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे दुख है कि मेरी राय ठीक नहीं है। आज क्या कारण है कि हम जब देखते हैं प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूल में बच्चों की संख्या, प्राइमरी स्कूल में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं विदिशा जिले के अंदर जिनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4 या 5, और प्राइवेट स्कूल जब हम देखते हैं तो जब हजारों की भीड़ वहां से निकलती है। और आप देखिए, एक बहुत विचित्र बात है कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होता है उसकी तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपये होती है या 15,000 होती है। सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह 1 लाख और 1.5 लाख रुपये होती है। और इसके बाद भी बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? फीस देकर के, हजारों रुपए देकर के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल नहीं जाते। सैकड़ों स्कूल आज बंद होने की कगार पर है। इसलिए मुझे कहते हो कोई हर्ज नहीं, कोई संकोच नहीं कि प्राइवेट स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, सीएम राइस के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से सरकार के बहुत प्रयास है कि सरकारी स्कूल की स्थिति ठीक हो, लेकिन नीचे की जो एजेंसियां हैं, नीचे के जो लोग काम करने वाले लोग, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इसके कारण स्कूलों की स्थिति ठीक। आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? जो सवाल आपने किए स्वाभाविक रूप से वही मुद्दे होंगे। शहर की हालात ठीक नहीं है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, नालियां ठस रही हैं, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से यही मुद्दे होंगे। दूसरा एक मुद्दा किसान का चल रहा है। थोड़ा सा किसान आज थोड़ा सा ऐसा लगता है किसान को कि हमको हमारी फसल का दाम मिलना चाहिए, तो उसके कारण कभी कभी थोड़े से किसान हमारे नाराज हो जाते हैं। ये जो ज्वलंत विषय जो आज करंट में है, यही मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। आपके हिसाब से किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को उसकी उपज का दाम मिल जाए, उसको समय पर डीएपी और यूरिया खाद मिल जाए, और उसको समय पर बिजली मिल जाए जिससे वो सिंचाई करता है। इसके बाद जब वो उसकी फसल पैदा हो जाती है तो सबसे ज्यादा किसान परेशान तब होता है जब उसको फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। सरकार ने हमारी समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का तय किया है, और उस समर्थन मूल्य पर जब किसान से सरकार माल खरीदती है तो किसान प्रसन्न हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसान को उसका दाम मिल जाए, उस समय पर बिजली मिल जाए दिन में, और उसको डीएपी और यूरिया जैसी चीजें मिल जाए तो किसान खुश हो जाता है। अगर आप विदिशा के विधायक होते तो आप विदिशा की किन समस्याओं पर सबसे ज्यादा जोर देते? जो अभी हमने चर्चा की इतनी देर, हम सड़क की बात करें, हम नालियों की बात करें, हम प्रदूषण की बात करें, हम अतिक्रमण की बात करें, स्कूलों को अच्छा करने की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, किसानों के साथ न्याय की बात करें, यही मुद्दे जिन पर हम बात कर रहे हैं, यही मुद्दे हैं। स्वाभाविक रूप से हमको यही काम करना है। अगर हम किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो यही काम करना है। आपके काफी सारे व्यवसाय हैं, आपके व्यवसायों से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मेरे यहाँ कम से कम 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलता है हमारे, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं लोगों को रोजगार दे पा रहा हूँ। नए युवा जो हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, विदिशा के काफी युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका स्वागत करता हूँ। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में रुचि लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब राजनीति में युवा आएगा तो जो लोग राजनीति को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो अपराध की दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार की दिशा में ले जाना चाहते हैं, राजनीति को जो लोग बपौती समझते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमारे नए युवा, आजकल जो नया शब्द आया जैन जी, ये जैन जी को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि नया युवा जब राजनीति में आए तो वो चकाचौंध में ना जाए, वो सिर्फ ये ना देखे कि मनोज खटारे स्कॉर्पियो में घूम रहा है, फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, इनोवा क्रिस्टा में घूम रहा है और बड़े बड़े महंगे महंगे मोबाइल लिए हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की 32-33 साल का संघर्ष कैसा था।
उनको ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी से आज करोड़ों लोग प्रभावित है। जैसा मैंने कहा, देश का यूथ खास करके योगी जी से, नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित है। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो इतिहास पढ़े कि नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या। 10 साल की उम्र में परिवार छोड़ दिया समाज के लिए, इसके बाद स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आज का युवा ग्लैमर में चकाचौंध में बिल्कुल ना जाए। पहली बात यह है कि आज के युवा की जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है कि वो नशे से दूर रहे, वो अपराध करने वालों को भी रोके और खुद भी अपराध से बचे। राजनीति में अगर सफल होना है तो मैंने पहले कहा कि लोग सिर्फ चकाचौंध को देखते हैं युवा, लेकिन युवाओं को ये देखना चाहिए कि जो लोग राजनीति में सफल हुए वो लोग कैसे सफल हुए, कितनी ईमानदारी से उन्होंने जिंदगी को जिया है, कितना घोर संघर्ष उन्होंने किया है, समाज के लिए उनका समर्पण कैसा रहा, तब जाकर के वो आज उस मुकाम पर पहुंचे। इसलिए युवाओं का राजनीति में बहुत स्वागत है। युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो जो राजनीति को बपौती समझने वाले लोग हैं वो बिगड़ जाएंगे, भ्रष्टाचार करने वाले लोग और बिगड़ जाएंगे, अपराध करने वाले लोग और बिगड़ जाएंगे, परिवारवाद करने वाले लोग और बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैं जैन जी का स्वागत करता हूँ राजनीति में।